हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है वांट ऑफ फैक्टर आई। मुझे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वांट ऑफ लॉ। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वांट्स ऑफ फैक्टर आई। वांट्स ऑफ ने लिखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ओनली डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। अब उन्होंने ये देखा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में आफ्टर डिसोसिएशन और आफ्टर एसोसिएशन जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण उसके वैल्यू में डिस्टर्बेंस आने लगती है। जिस चीज़ को उन्होंने इक्वल करने के लिए एक फैक्टर कैलकुलेट किया जिसका नाम क्या रखा? वांट्स ऑफ फैक्टर आई। तो वांट्स ऑफ फैक्टर आई क्या है? कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन व्हेन 1 मोल रिएक्टेंट इज टेकन। 1 मोल रिएक्टेंट को लेने पे ये जितने नंबर ऑफ मोल में प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट, वही वैल्यू क्या कहलाता है? वांट्स ऑफ फैक्टर आई। यानी कि 1 मोल रिएक्टेंट जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है वो वैल्यू क्या कहलाता है मुझे? वांट्स ऑफ फैक्टर आई। तो वांट्स ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वो? कि टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। यानी कि डिसोसिएशन या एसोसिएशन प्रोसेस के बाद जो टोटल नंबर ऑफ मोल होंगे उसमें डिसोसिएशन और एसोसिएशन के पहले वाले नंबर ऑफ मोल से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि हमने 2 मोल रिएक्टेंट लिया, कितना मोल? 2 मोल, और आफ्टर डिसोसिएशन जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो कितने मोल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ? तो एज्यूम दैट 3 मोल। हमने रिएक्टेंट कितना मोल लिया था? 2 मोल, जो आफ्टर डिसोसिएशन कितने में कन्वर्ट कर दिया मुझे? 3 मोल में। तो आफ्टर डिसोसिएशन जो नंबर ऑफ मोल आए वो कितने थे मुझे? 3, और बिफोर कितने थे? 2। तो आफ्टर डिसोसिएशन में बिफोर डिसोसिएशन से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितना है? 1.5। ये 1.5 वैल्यू ही क्या कहलाएगा मुझे? वांट्स ऑफ फैक्टर आई। अब आई इसलिए कैलकुलेट की कि मुझे जब सॉल्यूशन में हम किसी सॉल्यूट पार्टिकल को डिजॉल्व करेंगे तो उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल डिसोसिएट हो रहे हैं या एसोसिएट हो रहे हैं उतना ही ना वो इफेक्ट पहुंचाएगा। ऐसा तो नहीं है कि हम डिजॉल्व करेंगे तो सारा का सारा पार्टिकल डिसोसिएट करके 1 मोल का 1 मोल ही प्रोड्यूस करेगा, 2 मोल का कुछ डिफर करेगा, जिसके कारण उसके वैल्यू में क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। इसी चीज को उन्होंने समझाने के लिए किसका वैल्यू निकाला? वांट्स ऑफ फैक्टर आई। तो वांट्स ऑफ फैक्टर आई को ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। तो वांट्स ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू दूसरा फार्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं? नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। तीसरा हम ये भी लिख सकते हैं कि वांट्स ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब हुआ कि बाय मशीन आप जो वैल्यू मेजर किए वो वैल्यू और बाय फॉर्मूला जो वैल्यू आप कैलकुलेट किए वो वैल्यू दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा मुझे? वांट्स ऑफ फैक्टर आई। मुझे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू आप किसी मशीन से मेजर कर रहे हैं वो वैल्यू और बाय फॉर्मूला जो कैलकुलेट किए वो वैल्यू दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा? वांट्स ऑफ फैक्टर आई का। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू वांट्स ऑफ फैक्टर आई इनटू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के वैल्यू का क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज इक्वल टू आई इनटू कैलकुलेटेड वैल्यू। अब वो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हम लोग पढ़े हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने टाइप्स के होते हैं मुझे? 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने टाइप के थे हुआ? 4, जिसमें पहला टाइप क्या था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ
वेपर प्रेशर। पहला टाइप क्या था, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हम लोग पढ़ लिए। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए अकॉर्डिंग टू राइट्स लॉ हम लोग फॉर्मूला क्या लाए थे कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है कुछ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए हम लोग राइट्स लॉ पढ़े थे, तो राइट्स लॉ ने ये नहीं कहा था कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। तो ये बाई फार्मूला जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, कैलकुलेटेड हो, और इस कैलकुलेटेड वैल्यू का मान एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की इक्वल करना है, तो उसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बोझ, भांस ऑफ फैक्टर आई से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, भांस ऑफ फैक्टर आई से। अब ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब फॉर्मूला क्या होगा कुछ, डेल पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। दूसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े थे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में भी हम लोग रॉयल्स लॉ यूज किए थे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए रॉयल्स लॉ क्या था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी, केबी इंटू मोलालिटी। अब रॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग तो फॉर्मूला यही आया था कि डेल टीबी का वैल्यू केबी इंटू मोलालिटी के क्या होगा, इक्वल होगा, जिसको हम लोग ये भी लिखे थे केबी इंटू ए इंटू 1000 बाई बी इंटू मोलर मास। अब ये जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब इस कैलकुलेटेड वैल्यू का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के इक्वल करना हो तो वन हॉब्स के अकॉर्डिंग इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना होगा, आई से। अब डेल टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन फैक्टर आई इंटू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बी इंटू मोलारिटी, या हम ये भी लिख सकते हैं आई इंटू के बी इंटू ए इंटू 1000 बाई बी इंटू मोलर मास। तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे वो जी, तीसरा टाइप था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए रॉयल्स लॉ क्या था कि डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलारिटी। अब इसमें भी वही काम करेंगे, इस वैल्यू को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को इक्वल करना है तो इसमें भांस ऑफ फैक्टर आई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, चौथा हम लोग टाइप पढ़े थे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम लोग वान थॉप्स लॉ फॉलो किए थे। किसको, वान थॉप्स लॉ। तो वान थॉप्स लॉ क्या कहते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू एम आर टी। ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू किसके बराबर होता है मुझे, तो मोलारिटी इंटू मोलर कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। अब इस कैलकुलेटेड वैल्यू को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की अगर इक्वल करना हो तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, भांस ऑफ फैक्टर आई से। यही आपको भांस ऑफ लॉ। तो मुझे भांस ऑफ फैक्टर आई जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब कहिएगा सर अगर भांस ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू 1 हो जाए, भांस ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, तो उस केस में वो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑलरेडी किसके इक्वल होगा, एक्सपेरिमेंटल। किसके इक्वल होगा, एक्सपेरिमेंटल के। जैसे आप ग्लूकोज ले ले, यूरिया ले ले, शुगर ले ले, इस सब केसों में आपको भांस ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू कितना आएगा, 1। अगर आप 1 मोल रिएक्टेंट लिए तो प्रोड्यूस भी कितना करेगा, 1 मोल ही करेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होता। तो यहाँ भांस ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू कितना होता है, 1। तो इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड भांस ऑफ फैक्टर आई। इस भांस ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है।